चैन दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए और पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है प्लेटो, रूसो, अरस्तु या पेस्टोलॉजी। तो देखिए इसका आंसर होगा पेस्टोलॉजी का। ठीक है, पेस्टोलॉजी का याद रखिएगा। अगला है मानव अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? मानव अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका आंसर होगा मानव शरीर का आकार, भार व कार्यशक्तियों में वृद्धि। अगला है मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। यह मानी जाती है कब से कब तक? तो 18 वर्ष तक, याद रखिएगा। आगे है अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रैंक का, याद रखिएगा। अगला है मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा वंशानुक्रम व पर्यावरण दोनों। अगला है शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक? तो इसका आंसर होगा मानसिक। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का जो पक्ष होगा वो होगा मानसिक। अगला है रॉस ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 भागों में। अगला है रॉस के अनुसार शिशुआवस्था मानी जाती है कब से कब तक? तो इसका आंसर होगा 1 से 3 वर्ष तक। अगला है अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा 6 से 12 वर्ष। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण है? तो ये 3 अवस्थाएं, शिशुआवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रत्येक जाति वह पशु जाति हो या मानव जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करेगा। यह कथन किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो इसका आंसर होगा क्रो एंड क्रो ने। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा था। आगे है यह अवस्था मानव जीवन की नींव कही जाती है। कौन सी अवस्था है जो मानव जीवन की नींव कही जाती है? तो शिशुआवस्था। आगे है शिशुआवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शिशुआवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? शिशुआवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? आंसर होगा वैलेंटाइन ने। आगे है शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग कौन सा है? शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग कौन सा है? तो ऑप्शन डी, उत्तेजना। आगे है इस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। क्या सीख लेता है? कौन सी अवस्था है जो 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा शिशुआवस्था में। आगे है शिशुआवस्था में शिशु को निम्न प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आत्म प्रदर्शन के अवसर दें, चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा, विभिन्न अंगों की शिक्षा, अन्य उपरोक्त सभी। डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे है कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है?
तो कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है, किसने कहा है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रॉस ने। आगे है बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां कौन सी है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना। आगे है इस अवस्था को समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था है? तो बाल्यावस्था। आगे है किशोर अवस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? तो स्टैनले हॉल। आगे स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किशोर अवस्था। आगे है किशोर अवस्था कठिन काल कहा जाता है क्योंकि शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण, मूल्यों, आदर्शों व संवेगों में संघर्ष के कारण, या आवेगों व संवेगों में परिवर्तन के कारण। तो उपरोक्त डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। आगे किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। काम शक्ति की परिपक्वता, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, जीवन दर्शन का निर्माण। आगे किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत क्या हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, त्वरित विकास का सिद्धांत और क्रमशः विकास का सिद्धांत। आगे बुद्धि का अधिकतम विकास हुआ माना जाता है किस काल में? तो इसका आंसर होगा किशोर अवस्था में। अगला है पितृविरोधी व मातृविरोधी ग्रंथियां विकसित होती हैं। तो इसका आंसर होगा शिशुआवस्था में। चलिए आगे देखिए। आगे है शिशुआवस्था में औन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए पितृविरोधी व मातृविरोधी ग्रंथि के रहस्य का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रायड ने। आगे है पितृविरोधी ग्रंथि में बालक क्या करता है? तो माता से प्रेम करता है और पिता से घृणा। आगे पितृविरोधी ग्रंथि को जाना जाता है तो ऑप्शन डी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। आगे वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध किससे है? वंशानुक्रम व वातावरण का क्या संबंध है? तो इसका संबंध है जीवन, वंशानुक्रम व वातावरण का योग। आगे है वंशानुक्रम से क्या अभिप्राय है? तो वंशानुक्रम से अभिप्राय है शक्तियां, दोष व गुण जो गर्भाधान के समय जीवकोश को मिलाते हैं, वे क्षमताएं जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। इसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियां आती हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल, वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन से होते हैं? गुण, निषेचन, पैतृक या भ्रूण। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पैतृक। अगला सवाल देखिए। अगला है रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वंशानुक्रम स्वस्थ हो, बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, माता पिता शिक्षित हो, वातावरण जिसमें रहता है स्वस्थ होना चाहिए। क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वंशानुक्रम स्वस्थ हो तभी रुचियों, मूल प्रवृत्तियों या स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास होगा। अगला, बालकों में वंशानुक्रम के कारण क्या पाया जाता है? तो शारीरिक भिन्नता पाया जाता है। अगला देखिए, बालक निर्जीव को सजीव समझने लगता है, तो पियाजे के अनुसार यह दोष किस अवस्था का है? बालक निर्जीव को सजीव समझने लगता है तो पियाजे के अनुसार यह दोष किस अवस्था का है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे देखते हैं। आगे मूर्त संक्रिया की अवस्था पियाजे ने मानी है। कौन सी अवस्था मानी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 7 से 12 वर्ष। एक मिनट, कहाँ गया ये? 7 से 12 वर्ष।
आगे देखिए, बाल अवस्था को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो बाल अवस्था को नहीं जाना जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। टोली अवस्था, आयु, जीवन का अनोखा काल, बाकी अवस्था या उपरोक्त सभी। ठीक है, इस नाम से नहीं जाना जाता है। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया था? विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया था? विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हैविंगहर्स्ट ने। अगला है, निम्न में से कौन सा संवेग बालक में जन्मजात होता है? तो ऑप्शन ए, भय। बालक द्वारा प्रदर्शित संवेग अत्यधिक, अनियंत्रित, अधिक तीव्र व यह उक्ति संगत है। यह बालक किससे संबंधित है? तो यह बालक संबंधित है ऑप्शन ए, 1 से 6 वर्ष की आयु तक। किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो इसका आंसर होगा सदाचार का शिक्षण, आदर्श शिक्षण, नैतिक शिक्षण, यानी ये तीनों मिला के हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। किशोरावस्था का आरंभ किससे होता है? किशोरावस्था का आरंभ किससे होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 वर्ष की आयु से। मानसिक विकास के पहलू नहीं हैं। कौन सा नहीं है मानसिक विकास का पहलू? तो नागरिक गुणों का विकास। किशोरावस्था में सांवेगिक विकास की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी, संवेगों का अस्पष्ट होना। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला है, किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषताएं क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समायोजन का अभाव, मानव धर्म का महत्व, संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण। आगे है, कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया किसको? तो कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया ऑप्शन बी, नैतिक विकास का सिद्धांत को। आगे है, पियाजे के अनुसार बालक में चिंतन करने की शक्ति के परिणाम होती हैं कौन सी? तो ऑप्शन सी, इन दोनों की अंतःक्रिया का। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को बांटा है कितने भागों में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 भागों में। अगला है, पियाजे के अनुसार बालक इस अवस्था में सजीव व निर्जीव में भेद करने लगता है, वह अवस्था कौन सा है? तो वह अवस्था है आपका ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम नहीं है, 2 क्वेश्चन और है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक प्रभावशाली चिंतन करने लगता है। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका प्रभावशाली चिंतन करने लगता है। 1 मिनट, क्वेश्चन में गलत बोल दिया। क्वेश्चन है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है? तो प्रभावशाली चिंतन करने लगता है, समस्या समाधान योग्य हो जाता है, या चिंतन क्रमबद्ध होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में और कराऊंगा, फिर अगले वीडियो में करेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक नहीं करता है, क्या नहीं करता है? तो क्रमबद्ध चिंतन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।